हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में ही अपना एक डिसीजन दिया है कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स डोंट डू कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, नॉट एंटाइटल्ड टू इक्वल पे एस एमबीबीएस डॉक्टर्स। आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर्स के बराबर समान वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तो आयुष फील्ड के जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे आप आयुर्वेदा की बात कर लो, होम्योपैथिक की बात कर लो, यूनानी की बात कर लो, इन सब में क्या हड़कंप मच गया है। अब ये सभी लोग अपना अपना तथ्य दे रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और अपने डिसीजन को उन्होंने किस प्रकार से सिद्ध किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो पूरी कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात स्टेट से स्टार्ट होती है। गुजरात स्टेट में एक कमेटी बिठाई गई थी, टीकू कमेटी की, जिसके चेयरमैन जो थे वो आर.के. टीकू थे। और 1999 में इस कमेटी के अंतर्गत यह फैसला लिया गया था कि जितने भी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, अगर वो समान कैडर पर काम कर रहे हैं तो उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर समान वेतन दिया जाएगा। चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, तब भी उन्हें क्या दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा अगर वे समान कैडर पर काम कर रहे हैं। तो जैसे ये फैसला दिया तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की, उन्होंने एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया। तो आज मैं आपको फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और किस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो होता है उनके समान कार्य नहीं होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर, और किस प्रकार से एमबीबीएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो सर्जरीज करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा डॉक्टर जो होते हैं सर्जरी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। और उनका जो नेचर होता है, वर्क नेचर है आयुर्वेदा डॉक्टर्स का, वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर्स, इसलिए उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कई तथ्य रखे गए थे और सारे तथ्यों को सिद्ध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फाइनल डिसीजन दिया कि जितने भी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, अगर वे समान कैडर पर काम करें तो उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर समान वेतन नहीं दिया जाएगा। अब नहीं दिया जाएगा, इसका ये कारण था कि उनका जो वर्क नेचर है वो एमबीबीएस डॉक्टर से टोटली डिफरेंट है। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ये केस स्टार्ट हुआ, गुजरात हाई कोर्ट में क्या अपील दायर की गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन किस प्रकार से सिद्ध किया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप वीडियो जाकर देखिए। उस वीडियो में हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें आपको सारे मेन पॉइंट बताए हैं कि इस डिसीजन को लेकर जो भी मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज मैं आपको इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया है, इसमें इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं सारे केस को यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सिद्ध किया उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तभी आप अपने हित के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। सो गाइस, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन, और इसका आप नंबर देख सकते हैं, सिविल अपील नंबर 85538557। और यहाँ का रकम हम अपीलेंट की बात करें तो स्टेट ऑफ गुजरात थे और रिस्पोंडेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर पी.ए. भट्ट थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कुछ और केस लिए गए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 701 ऑफ 2017, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 674 ऑफ 2017, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 916 ऑफ 2017। तो यहाँ पर कुछ जजमेंट दिए गए थे, जिसमें पहला केस ये रिवील किया गया था कि दिस सिविल अपील्स अराइज आउट ऑफ अ कॉमन ऑर्डर पास्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद confirming the order of the learned single judge holding that the respondent possessing a degree of BMS should be treated at par with the doctors holding MBBS degree and that they are entitled to the benefits of the recommendations of the TICUPE commissions। तो यहाँ पर जो पहला केस था वो कहाँ से अराइज हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट से अराइज हुआ था। और यहाँ पर बताया गया था कि जो BMS डॉक्टर है शुड बी ट्रीटेड सेम एज द डॉक्टर्स जिनके पास क्या एमबीबीएस डिग्री है, और उनको क्या होना चाहिए, सेम बेनिफिट मिलना चाहिए
जो कि एक MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर को मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हाई पावर कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 3 मई 1990 विथ श्री R.K. टिकू एज इट्स चेयरमैन। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या किया गया था, 3 मई को 1990 3 मई को यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बिठाई गई थी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द सर्विस कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द डॉक्टर इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ऐसे डॉक्टर्स जिनके क्या होती है गवर्नमेंट में नौकरियाँ हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनके सर्विस कंडीशंस को और जो भी उनका जो प्रोस्पेक्ट्स है उन सबको सुधारने के लिए यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बिठाई गई थी। और दिस कमेटी हेल्ड 30 मीटिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून 1990 टू अक्टूबर 1990। तो यहाँ पर जून 1990 और अक्टूबर 1990 के बीच में इस कमेटी ने लगभग 30 मीटिंग हेल्ड करी थी एंड सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन अंडर रिपोर्ट डेटेड 31/10/1990। और यहाँ पर 31 अक्टूबर को 1990 को यहाँ पर 30 कमेटी बिठाने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। द रिकमेंडेशंस कंटेंट इन दिस रिपोर्ट वाज कन्फाइंड ओनली टू सर्विस डॉक्टर्स holding MBBS degrees and postgraduate medical degrees and degrees in super specialties and those on the teaching and non-teaching sides। और इस कमेटी में कौन से डॉक्टर्स थे, ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास MBBS डिग्री से या PG लेवल की मेडिकल डिग्री से या सुपर स्पेशलिटीज जो कर रहे हैं या ऐसे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग साइड्स में है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये रिपोर्ट जैसे सबमिट करी उसके बाद यहाँ पर बाय अ सेपरेट ऑर्डर डेटेड 19/11/1990 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंस्टिट्यूटेड अनदर हाई पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वेरी सेम पर्सन नेमली श्री R.K. टिकू। अब जैसे ही पहली कमेटी यहाँ पर हेल्ड की गई थी उसके बाद एक सेपरेट कमेटी यहाँ पर हेल्ड की गई और वो उसके भी चेयरमैन जो थे वो कौन थे, श्री R.K. टिकू थे। और फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग द करियर इम्प्रूवमेंट एंड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी। और इस कमेटी का जो पर्पस था वो ये था कि जो भी करियर इम्प्रूवमेंट और कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी, मतलब इस कमेटी में ऐसे डॉक्टर्स जिनकी बात करते हैं अपन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जिनके पास ये सारी डिग्री है, इन सारे डॉक्टर्स को इस कमेटी में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द टिकू कमेटी डेटेड 31 अक्टूबर 1990 इन रिस्पेक्ट ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स बाय ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 14 नवंबर 1991। तो जैसे ये कमेटी बिठाई गई थी और इन्होंने जो भी रिपोर्ट सबमिट करी थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या कर लिया था, इस कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसका मेन कारण ये था कि इट वाज स्टेटेड इन सेट ऑर्डर डेटेड 17 अक्टूबर 1994 दैट द एडिक्वेट नंबर ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स was not available in the state that therefore it was necessary to attract talent। अब चूंकि यहाँ पर जो स्टेट है कौन सा, गुजरात स्टेट है, वहाँ पर इतने एलोपैथिक डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए इस टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद गाइस जैसे ये कमेटी बिठाई गई और सारी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी, उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इशूड अ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन होल्डिंग दैट नॉन MBBS मेडिकल ऑफिसर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट। तो इसके रिस्पॉन्स से फिर क्या हुआ कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट थे उन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया और उन्होंने बताया कि जो भी नॉन MBBS मेडिकल ऑफिसर्स है उनको भी सेम बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि MBBS डॉक्टर्स को मिलता है। एंड स्टेटेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द टिकू कमेटी वर एक्सटेंडेड इवन टू डॉक्टर्स working under the employees state insurance scheme white government resolution dated 107/1997। और उसके बाद ये स्टेट किया गया था कि ये जो रिकमेंडेशन है जो टिकू कमेटी का है वह एक्सटेंड होना चाहिए और टिकू कमेटी का जो बेनिफिट है वो उन डॉक्टर्स को भी मिलना चाहिए जो कि आयुर्वेदा, यूनानी, मतलब जो ISM के डॉक्टर्स हैं इनको भी जो टिकू कमेटी है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। The respondent herein who were originally appointed on ad hoc basis under the Community Health Volunteer Medical Officer scheme floated by the Government of India and who were later absorbed by the state of Gujarat in May 1999 filed 4 right petitions on the file of High Court of Gujarat seeking extension of the benefit of higher scales of pay
ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टिकू पे कमीशंस। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने ये जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट, गुजरात की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने दायर करी। और यहाँ पर इसका क्या था, सीकिंग दैट एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ हायर स्केल्स ऑफ पे ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ टिकू पे कमीशन। मतलब जो भी ISMs के डॉक्टर है, मतलब जो आयुर्वेदा, यूनानी, इन फील्ड के डॉक्टर है, उनको भी सेम पे मिलना चाहिए और उनको भी जो टिकू कमेटी है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ सेपरेट राइट पिटिशन वॉज फाइल्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद एसोसिएशन कंप्राइजिंग ऑफ पर्सन इनिशियली अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर्स क्लास 3rd। The relief sought by this association was similar to the one sought to the in the bench of 4 right petitions। मतलब इस तरह से यहाँ पर 4 पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट में दायर किए गए थे। By a common order dated 26 जुलाई 2012, a learned judge of the high court allowed all the right petitions। अब जैसे ये 4 राइट पिटीशंस गुजरात हाई कोर्ट में दायर किए गए थे, तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने ये सारे पिटीशंस को अलाउ किया और होल्डिंग दैट डॉक्टर्स हैविंग डिग्रीज इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर इंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एट पार विद डॉक्टर्स होल्डिंग MBBS डिग्रीज। अब यहाँ के जो जज थे गुजरात हाई कोर्ट के, उन्होंने सारे पिटीशंस को अलाउ किया और सारे पिटीशंस को उन्होंने देखा और उन्होंने एक जजमेंट निकाला, उन्होंने एक फैसला निकाला कि जितने भी नॉन MBBS डिग्री होल्डर्स थे उनको भी सेम बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि एक MBBS डॉक्टर को मिलता है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात प्रेफर्ड इंट्रा कोर्ट अपील्स। अब जैसे ही यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया, तो उसके बाद स्टेट ऑफ गुजरात ने यहाँ पर एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर करी। आफ्टर फिलिंग अपील्स द स्टेट ऑल्सो इशूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड 31 जुलाई 2013। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये राइट पिटीशंस मतलब गुजरात हाई कोर्ट में जज ने ये फैसला दिया था कब, 1 जनवरी 1999 को, और इसी फैसले के अपोज में स्टेट ऑफ गुजरात ने एक इंट्रा कोर्ट अपील करी। और ये कब अपील करी उन्होंने, 31 जुलाई 2013 को अपील करी, बाय विच द बेनिफिट वाज एक्सटेंडेड टू नॉन MBBS डिग्री होल्डर्स एंड दिस वाज बिकॉज द लर्न सिंगल जज हेल्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉन MBBS डिग्री होल्डर्स वर्किंग इन द ESI स्कीम एंड नॉन MBBS डिग्री होल्डर्स वर्किंग इन अदर एरिया वाज नॉट परमिसिबल। सो गाइस, जैसे ही हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि जितने भी नॉन MBBS डिग्री होल्डर्स थे उनको भी सेम पेमेंट मिलना चाहिए, और फिर इसके अपोज में जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की, उन्होंने यहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील करी थी। तो फिर इस अपील को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तब यहाँ पर देख सकते हैं, बट द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिस्ड ऑल द इंट्रा कोर्ट अपील्स एंड उन्होंने यहाँ पर इसका ये निर्णय दिया कि दैट बोथ द MBBS एंड नॉन MBBS डॉक्टर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम कैडर एंड हेंस नो डिस्क्रिमिनेशन इज परमिसिबल विद इन द कैडर ऑन द बेस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन चाहे वो MBBS का डॉक्टर हो या नॉन MBBS डॉक्टर हो, और अगर वो सेम कैडर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये निर्णय दिया कि दैट द नॉन MBBS डॉक्टर्स वर आल्सो डिस्चार्जिंग द सेम ड्यूटीज एंड फंक्शंस discharged by MBBS doctor and were even manning primary health centers independently and that therefore they were entitled to equal pay। और उन्होंने दूसरा निर्णय ये दिया कि जो नॉन MBBS डॉक्टर है वो भी सेम ड्यूटीज़ कर रहे हैं, सेम फंक्शन कर रहे हैं जो कि एक MBBS डॉक्टर कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी पेमेंट है वो इक्वल मिलना चाहिए, चाहे वो MBBS डॉक्टर हो या नॉन MBBS डॉक्टर हो। तो एग्रीड बाय द सेड ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट द स्टेट हैज कम अप विद अबव अपील्स on 8/09/2014 this court granted leave in special leave petitions and passed an interim order to the following effects। तो अब जैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की जो थी, तो उन्होंने जैसे यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने इनका जो पिटीशन था खारिज किया, तो फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक सुनवाई चली। और गाइस, सुप्रीम कोर्ट में इस अपील के साथ साथ कई पिछले केसेस भी खुले थे, जैसे कि यहाँ पर कई केसेस दिए गए, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो केस था वो किसके बीच में था, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस डॉक्टर राम नरेश शर्मा के बीच में था। और यहाँ पर डॉक्टर राम नरेश शर्मा ने क्वेश्चन किया कि अरोज वॉज एज टू वेदर द बेनिफिट ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ एज। तो ये जो
केस जो सामने निकल कर आया था इस अपील में वो रिटायरमेंट एज को लेकर था। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट जो एज है वो 60 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 65 ईयर कर दी गई है। ग्रांटेड इन फेवर ऑफ एलोपैथी डॉक्टर्स वाज अवेलेबल इवन फॉर आयुर्वेदा डॉक्टर्स और नॉट एंड इट वाज हेल्ड इन द सेट डिसीजन एज फॉलो। तो यहाँ पर ये केस भी खुलकर आया था और यहाँ पर ये पूछा गया कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स है उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर है, तो क्या ये आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिसीजन दिया गया जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट आयुष डॉक्टर्स आर यूजिंग इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, यूनानी and CHS doctors are using allopathy for tending to their patient. In our understanding, the mode of treatment by itself under the prevalent scheme of things does not qualify as an intelligible differentia. Therefore, such unreasonable classification and discrimination based on it would surely be inconsistent with Article 14 of the Constitution. The order of Ayush Ministry dated 24 November 2017 extending the age of superannuation to 65 years also endorses such a view. This extension is in tune with the notification of Ministry of Health and Family Welfare dated 31 मई 2016। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स थे उनके लिए भी अब जो रिटायरमेंट एज वो कितनी कर दी गई, 65 ईयर कर दी गई है। और जो एक्सटेंशन है वो किसके नोटिफिकेशन के अंडर किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि 31 मई 2016 को लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आयुर्वेदा डॉक्टर है उनकी भी जो लिमिट है रिटायरमेंट एज जो वो कितनी कर दी गई, 65 कर दी गई। तो इस तरह से यहाँ पर कई केसेस सामने आए और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट में अपील के बारे में डिस्कस किया गया था और कई और कंटेंशंस यहाँ पर जारी किए गए थे, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ को आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब सारी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर मेनली 2 क्वेश्चन अराइज हुए थे। 2 क्वेश्चंस इन अवर ओपिनियन अराइज फॉर कंसिडरेशन इन दिस अपील्स। अब इस अपील्स के दौरान यहाँ पर मेनली कितने 2 क्वेश्चन अराइज किए गए थे। पहला क्वेश्चन तो क्या था, वेदर डिफरेंट स्केल्स ऑफ पे कैन बी फिक्स्ड फॉर ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू द सेम कैडर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय देम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये था कि अगर मान लो एक डॉक्टर है और चाहे वो MBBS का डॉक्टर हो या तो फिर नॉन MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर हो, अगर वो सेम कैडर पर काम कर रहा है और चाहे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, तो क्या उन्हें सेम पेमेंट मिलना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन था वेदर एलोपैथी डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन कैन बी सेड टू बी परफॉर्मिंग इक्वल वर्क सो एज टू बी एंटाइटल्ड टू इक्वल पे। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो एलोपैथी डॉक्टर है और जो आयुष के डॉक्टर्स है क्या वो सेम वर्क कर रहे हैं जिन कारण उन्हें सेम पेमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मेनली 2 क्वेश्चन अराइज हुए थे इस अपील में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन वेदर डिफरेंट स्केल्स ऑफ पे कैन बी फिक्स्ड फॉर ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू द सेम कैडर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड बाय देम। सो गाइस इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कई केसेस का रेफरेंस लिया गया था। जैसे कि यहाँ पर पहला रेफरेंस था द स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस P नरसिंहा राव के बीच में। दूसरा जो रेफरेंस था डॉक्टर C गिरिजा जंगल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तीसरा केस का जो रेफरेंस लिया गया था, तीसरा केस का जो रेफरेंस था आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इनके बीच में था मेवाराम कनौजिया वर्सेस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चौथा केस जो था जो कि रेफरेंस लिया गया था इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए वो किसके बीच में था, श्याम बाबू वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और पांचवा जो था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस रामचंद्र के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर कई केसेस का रेफरेंस लिया गया था और कई केसेस का रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पर कंक्लूजन निकाला गया। तो आप यहाँ पर कंक्लूजन देख सकते हैं, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट the classification based upon educational qualification is not violative of articles 14 and 16 of the constitution. Hence our answer to issue number 1 will be in favor of state and against the respondent. तो यहाँ पर इसका ये पहला जो क्वेश्चन था उसका ये डिसीजन निकाला गया कि अगर मान लो सेम कैडर पर अगर डिफरेंट क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर्स काम करते हैं तो उनकी जो पेमेंट स्केल है वो डिफरेंट होनी चाहिए और ये किसी भी रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा है। मतलब अगर सेम कैडर पे अगर डिफरेंट क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनकी जो पेमेंट स्केल है वो भी डिफरेंट होगी और इसमें कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया था। अब गाइस हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
whether the allopathy doctors and the respondent practicing alternative system of medicine can be said to be performing equal work so as to be entitled to equal pay। अब दूसरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है कि क्या एलोपैथी डॉक्टर्स और जो आयुष के डॉक्टर्स है उनका क्या सेम वर्क होता है, अगर उनका सेम वर्क है तो उन्हें इक्वल पेमेंट दिया जाए या नहीं देना चाहिए। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कई एफिडेविट दिए गए थे और कई एफिडेविट देने के बाद एक कंपैरेटिव चार्ट प्रिपेयर किया गया था इनके वर्क को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयुष डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर्स के वर्क का यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट प्रिपेयर किया गया था। तो आप देख सकते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स में एमबीबीएस, एमडी, पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन आते हैं और आयुर्वेदा डॉक्टर में बीएमएस, बीएचएमएस और एमडी डॉक्टर्स आते हैं, है ना। यहाँ पर चार्ट प्रिपेयर किया गया था और इस चार्ट को हमने जो हमारी पार्ट 1 जो वीडियो थी वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर एक कंपैरेटिव चार्ट बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इमरजेंसी ड्यूटीज एंड ट्रॉमा केसेस, सर्जरी केसेस एंड पोस्टमार्टम केसेस। तो इन्होंने ये बताया कि एलोपैथी डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रॉमा केसेस को हैंडल करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, सर्जरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद डॉक्टर कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, ना पोस्टमार्टम परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, हैव टू वर्क, इनको ओपीडी में वर्क करना पड़ता है, इनको कोई ऑपरेशन वर्क नहीं करना पड़ता है। एलोपैथी डॉक्टर आईवी इंजेक्शंस और आर्ट इंजेक्शंस दे सकते हैं, ये इनके पास एप्लीकेबल नहीं है आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए। मेडिसिन दे सकते हैं एलोपैथिक, जैसे बात करते हैं पेन किलर्स। और यहाँ की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ये बताया था कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो वो पाउडर और ये सब देते हैं। और यहाँ पर 6th की बात करते हैं तो मेन ड्यूटी इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं। और इनकी जो मेन ड्यूटी है वो लोगों को अवेयर करना, मतलब देख सकते हैं आप आयुर्वेद डॉक्टर से कुछ काम ही नहीं करते, बस इनका मेन काम क्या है, लोगों को अवेयर करना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर। 7th आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट दस डिफरेंट फ्रॉम आयुर्वेद, नेचर ऑफ ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। तो जाहिर सी बात है अगर पैथी अलग है तो क्या होगा, जो नेचुरल ट्रीटमेंट वो तो अलग ही होगा, ठीक है। 8th पॉइंट आप देख सकते हैं, सच डॉक्टर नॉट इजीली अवेलेबल, और ये प्लेंटी में अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है वो कोड़ी में बिकते हैं, मतलब प्लेंटी में अवेलेबल होते हैं, और इन पे डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो इन्होंने देखो कोड़ी के भाव मतलब कंपेयर किया है आयुर्वेदा डॉक्टर्स को। 9th पॉइंट आप देख सकते हैं, देयरफॉर बॉन्ड सिस्टम एप्लीकेबल फॉर गेटिंग सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन विलेज, मतलब यहाँ पर बॉन्ड सिस्टम होता है, यहाँ पर कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं होता है। इनको नाइट ड्यूटी करना होती है और हमें तो नाइट ड्यूटी करनी नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्क को लेकर कंपेरेटिव चार्ट प्रिपेयर किया था। और ये चार्ट प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन दिया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ कंपैरेटिव चार्ट रिलेटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ दिस टाइप ऑफ मेडिसिन एंड नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कंपैरेटिव चार्ट विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड इन पैराग्राफ 41 एबो was the first mistake committed by the High Court in the impeachment order। तो इनका सेकंड क्वेश्चन का इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये जो चार्ट है या जो भी केस आया था उसको समझने में इन्होंने मिस्टेक कर दी, और चूंकि इन्होंने मिस्टेक कर दी इसलिए इन्होंने गलत फैसला दे दिया कि जो आयुष डॉक्टर है और एमबीबीएस डॉक्टर है उनका सेम पे स्केल होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा ये मिस्टेक हो गई और इन्होंने हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको उन्होंने गलत बता दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने साथ में एक बात और बोली कि वी शैल नॉट बी अंडरस्टूड टू मीन एज दो one system of medicine is superior to the other and it is not our mandate nor within our competence to assess the relative merits of these two system of medical science। और उन्होंने ये बताया कि हमारा जो भी डिसीजन है उसका ये मतलब नहीं है कि एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो सुपीरियर अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने डिसीजन दिया अपना और दोनों क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन किया और सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई, और सारी चीज़ बताने के बाद इन्होंने फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो गलत डिसीजन था और ये मिस्टेक की गई थी किसके द्वारा, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। और इस मिस्टेक को हम सुधारते हुए अब ये फैसला दिया गया है कि जो भी आयुष डॉक्टर है और एमबीबीएस डॉक्टर है अगर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट है और अगर वो सेम कैडर पे काम कर रहे हैं तो उनका जो पे स्केल है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया और साथ में उन्होंने कुछ कंपैरेटिव चार्ट भी प्रिपेयर किया था कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स है उनका वर्क जो होता है टोटल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, और वर्क के बेसिस पर क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर उन्होंने यही फैसला दिया कि जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है
उनका जो पे स्केल है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू MBBS डॉक्टर। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर जो डिसीजन था उसको मैंने यहाँ पर टोटल फुल स्टोरी आपके सामने मैंने रखी कि यह स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह से यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की उन्होंने अपील दायर की कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो भी गुजरात हाई कोर्ट के जो फैसले थे उसको रद्द किए, उसको खारिज किया और खारिज करने पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। और जैसे कि आप जानते हैं इन्होंने क्या डिसीजन दिया, एकदम गलत तरीके का इन्होंने डिसीजन दिया और एक तो नाइंसाफी जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के खिलाफ। तो चलो अब जो भी फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो भी केस था वो तो मैंने आपके सामने पूरा बता दिया, फुल स्टोरी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और अगर आपने पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देखिए, वहाँ पर हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में कि क्या पॉइंट्स रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या मेन पॉइंट्स थे। और आज मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी उस केस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे वो केस आया, कहाँ से वो केस स्टार्ट हुआ था, तो मैंने पूरा आज इस वीडियो में आपको बताया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और अपने हित के लिए आप काम करें। और देखते हैं हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके वो हम हमारी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।